Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। पहला क्वेश्चन दिया है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा भी भीमराव अंबेडकर का रचना है द कास्टम इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और इस गोधूली में इनका जो रचना है वह एक भाषण है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया और जिसका नाम रखा गया शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको ये भी याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो इसका सही आंसर होगा काला। इसका सही आंसर होगा काला रंग की, चमचमाती, और वह भी 7,500 की है और नए मॉडल की। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो काले रंग के और नई मॉडल के 7,500 की है और ऐसा चिकना कि इस पर आप चेहरा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वह भारत। भारत है जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ अनेक प्रकार के मौसम हैं, यहाँ के नदियाँ, पहाड़, सागर और झरने इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दुगना कर देता है, 4 चांद लगा देता है। और मैक्स मुलर जी क्या है? तो ये है भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के रचनाकार है और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, डेसाऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में जो घृणा जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अभिनयों के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। और परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है मैड लिफ किसकी रचना है? मैड लिफ किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा मैडलिफ है जो गुणाकर मूले की रचना है। मैडलिफ किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले। मैडलिफ किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले। रामविलास शर्मा का कौन सा रचना है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे रामविलास शर्मा की रचना जिसका शीर्षक है परंपरा का मूल्यांकन। अमरकांत का तो बहादुर, अमरकांत का जन्म 1925 में। अशोक वाजपेयी तो ये है अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर होगा नंदी नागरी। नंदी नागरी। देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही आंसर होगा
कथा लेखन, कथा लेखन के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला है बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर यह हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था, तो हंसमुख और मेहनती। और यह है जो शीर्षक बहादुर से लिया गया है, जिसका लेखक है अमरकांत और इनका जन्म 1925 में। और इस कहानी के मुख्य पात्र है अमरकांत, लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक का पुत्र किशोर और एक नौकर जिसका नाम था बहादुर। शुरुआत में इसका तो नाम दिल बहादुर था, लेकिन इसके सब नाम से दिल ही निकाल लिया, अर्थात दिल शब्द उड़ा दिया गया, तो इसका केवल नाम दिल बहादुर। और दिल बहादुर यानी बहादुर, और बहादुर कैसा लड़का था, तो हंसमुख और मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो परंपरा का मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। इसके अलावा 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत एक कहानी है जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका भीमराव अम्बेडकर। और मछली का है विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमलेट नहीं खाता था। कौन आमलेट नहीं खाता था, तो इसका सही आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज जो आमलेट नहीं खाते थे। और 21 चैप्टर का पात्र है तो जीत मैं निरखत हूँ। और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1938 को। और इनका निधन हो गया है हाल ही फिलहाल, यानी 17 जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, इसका सही आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो परमानंद वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी किस शीर्षक के लेखक है, तो अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलनव क्या है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव। विलनव क्या है, तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव। विलनव क्या है, तो फ्रांस का छोटा सा गांव जो कि रोन नदी के किनारे में फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई, इसका सही आंसर होगा दीदी। और इसकी पाठ से, तो मछली, जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और कहाँ से लिया गया है यह कहानी, महाविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1977। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। आसक्ति कहने का मतलब लगाव होता है, तो इनका आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति या लगाव जो हुआ रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। जब ये रियाज के लिए जाते थे तो उसी गली से होकर के गुजरना पड़ता था, और उस गली में कभी ठुमरी कभी ठप, अर्थात संगीत के बहुत सारे आवाज़ निकलते थे। और इनके बचपन के अबोध स्लेट पर जो संगीत का जो अक्षर यानी कि उकेरी, वह रसूलन बाई और बतूलन बाई। और बिस्मिल्लाह खां अपने बहुत सारे इंटरव्यू में रसूलन बाई और बतूलन बाई का जिक्र करते हैं कि हमारे यानी कि प्रारंभिक जीवन में संगीत के प्रति जो आसक्ति हुई उसमें रसूलन बाई और बतूलन बाई का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी है जो संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 का हुआ था। और इनका निधन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको मार दिया गया था, हत्या किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इसके अलावा भी उपनाम है राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, और इन्हें बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे और महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। इनकी प्रमुख रचना है महात्मा गांधी के सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इनकी पत्रिका का नाम है यंग इंडिया और हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जो कि हम पहले क्वेश्चन में यानी बात कर चुके थे। और ये सब राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था? तो इसका सही आंसर होगा पीटर ब्रूक का। और ये कहाँ से लिया गया? तो अभिनव पाठ से लिया गया, जिसका लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर यानी कि जज, एग्जामिनर यानी कि जांचकर्ता मानते थे। तो किसे मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा एग्जामिनर अपनी अम्मा को मानते थे। जब ये नृत्य करते थे तो अपने माता जी से पूछते थे कि मैं अपने पिता के समान नृत्य कर रहा हूँ कि नहीं? तो उनकी माँ बोलती थी हाँ तुम बिल्कुल पिता की तरह कर रहे हो। अर्थात जो जजमेंट का काम करती थी इनकी अम्मा ही करती थी। इसीलिए बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर अपने अम्मा को समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान, तो द पहले देखेंगे इस कौन सा वर्ग का है? तो ता वर्ग का। और ता वर्ग का सभी वर्ण होता है वह उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इसका सही आंसर होगा दंत। दा का उच्चारण स्थान दंत। मूर्धा, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ओष्ठ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। और कंठ, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आपको ये सब भी याद रखना है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, पा वर्ग का ओष्ठ, मूर्धा यानी टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। और एक बच गया चा वर्ण का उच्चारण स्थान। तो चा वर्ग का सभी वर्ण यानी च, छ, ज, झ, इया, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निश्चल, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा निह जोड़ छल, निह जोड़ छल। और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निश्चल का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ छल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर होगा मैथिली। मैथिली है जो शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर होगा मई एक महीना का नाम है, अर्थात किसी खास का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मई शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध में कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। कर्पूर शब्द है तो इसका सही आंसर होगा तत्सम। कर्पूर शब्द क्या है? तो तत्सम, तत्सम। डाल पर चिड़िया गाती है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? उसके पहले है श्याम का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्याम का स्त्रीलिंग होता है श्यामा। डाल पर चिड़िया गाती है, पर है जो अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसीलिए यह किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है?
तो अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो यह कलम किसकी है, ये सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, मैंने खाना खा लिया किस काल का है। तो मैंने खाना खा लिया, यह भूतकाल का है। ऑप्शन नंबर बी, मैंने खाना खा लिया, भूतकाल का सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प शब्द है, तो पुष्प शब्द है तत्सम। पुष्प शब्द है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं। तो अब ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक है। तो विशेष अर्थ को परिचायक करता योग रूढ़। योग रूढ़, जैसे अगर बात की जाए लंबोदर, लंबोदर या लंब और उदर से यानी कि मिल करके बना, लेकिन एक अलग अर्थ देता है गणेश। जैसे दशानन, दस और आनंद से मिल करके बना और एक अलग अर्थ देता है रावण। तो ये सारे हैं जो योग रूढ़ है। और यौगिक की बात किया जाए तो घुड़ सवार, तो घोड़े की सवार, ये अलग अर्थ नहीं देता, तो घुड़सवार यौगिक हो गया। और दशानन, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सब सारे हैं जो योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराजय में, पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। इसका सही आंसर होगा परा उपसर्ग। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है, तो त्यागी होता है त्यज जोड़ ई से बनता होता है, त्यज जोड़ ई, त्यज जोड़ ई। तो त्यागी में ई प्रत्यय है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, ई, और ये दीर्घ वाला ई। चाचा शब्द का विशेषण होता है, तो इसका चाचा शब्द का विशेषण होता है चचेरा। चाचा शब्द का विशेषण चचेरा। अगला क्वेश्चन है, शूलपाणी शब्द कौन सा समास है। शूलपाणी ये है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अव्ययभाव समास में जिसका पहला पद अव्यय हो यानी प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सब अव्ययभाव समास है। द्विगु समास में जिसका पहला पद संख्यावाची हो, संख्या पूर्व द्विगु। जैसे अगर चतुर्भुज, त्रिभुज, दशानन, अष्टाध्यायी, अष्टावक्र, ये सब है जो द्विगु समास है। द्वंद्व समास यानी चार से द्वंद्व, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, राधा कृष्ण, ये सब है जो सारे हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका सही आंसर होगा राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक है जो स्त्रीलिंग है, तो राम ने पुस्तक खरीदी। नेक्स्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ इसमें देखते हैं दूध, दूध को हम लोग मापते हैं, तो ये दूध है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, तो इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। सरल वाक्य, उसने अपने भाई का घर खरीदा, तो सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव शब्द का विलोम है, तो सजीव शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द निर्जीव। अगला क्वेश्चन है, जप्पू जी किसकी रचना है। जप्पू जी किसकी रचना है। तो जप्पू जी आशा दीवार, सोहिला, जप्पू जी आशा दीवार, सोहिला, ये सारे जो रचना है आपका गुरु नानक जी का है। और गुरु नानक जी कौन है, तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक जी। रसखान की रचना कौन है, तो रसखान का है सुजान रसखान, और एक है प्रेम फुलवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
या प्रेम फुलवाड़ी या प्रेम वाटिका भी कह सकते हैं। तो जप्पू जी किसकी रचना, तो ये सही आंसर होगा गुरु नानक। और इसके अलावा भी आपको याद रखना है आशा दीवार, सोहिला, रही रास। आशा दीवार, सोहिला और रही रास है जो इन्हीं का रचना है। घनानंद की रचना भी है जिसको में नाम है सुजान सागर, रसकेली वल्ली और बिरह लीला। और प्रेम घन के जो है वह है स्वदेशी, जो प्रेम घन सरस्वत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भसम लगाई, जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तक नगन भया। यह किस कविता की पंक्ति है, तो यह भी गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया और ये राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, इसलिए एक बार जय श्री राम का नाम श्रद्धा पूर्वक जरूर ले। इसका सही आंसर होगा सी, राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं है। रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं है, तो ये प्रेम निरूपण संबंधी है। प्रेम निरूपण संबंधी। रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो प्रेम निरूपण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किनका सेवैया अर्धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें से किसका सेवैया अर्धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा घनानंद जी। घनानंद जी, घनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज की स्थापना किसने की, इसका सही आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी, यानी प्रेम घन। रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो बद्री नारायण चौधरी, और ये स्वदेशी के लेखक है। और एक क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट, बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते थे, तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीना किसकी रचना है। बीना किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा बीना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और इन्हें प्राकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। प्राकृति के सुकुमार कवि। बीना के अलावा भी इनके बहुत सारे रचना है, जैसे उच्छ्वास, पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा, स्वर्णधुली इत्यादि, ये सभी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत का है। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इधर कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण जी का रचना एक वृक्ष की हत्या अनामिका के द्वारा लिखा गया है। अक्षर ज्ञान रामाधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 के हुआ। ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर 1908, सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में ही है। और इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है, तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। फिर से एक बार, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। और इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। और ये छायावाद के प्रमुख कवि है और ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपने सामने शीर्षक काव्य किनकी रचना है। अपने सामने शीर्षक काव्य किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा कुंवर नारायण। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण। और ये इनकी एक और रचना है एक वृक्ष की हत्या, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया, जो इन दिनों से लिया गया। और यहाँ बीरेन डंगवाल कौन है, तो बीरेन डंगवाल हमारी नींद के लेखक है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे हिरोशिमा के लेखक है। जीवनानंदन दास, तो जीवनानंदन दास है जो है लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है चलते हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष मिलता था हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात। और ये किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या से है, जिसमें एक वृक्ष को यानी कि काट दिया जाता है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगवाल ने किस भाषा में की? तो पहल पुस्तिका। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगवाल ने किस रूप में किया? तो पहल पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या? रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सोफिया। रेनर मारिया रिल्के का नाम माता के नाम सोफिया था। और रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, जो अब है जर्मनी में। और इनके पिताजी के नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के के पिताजी के नाम जोसेफ रिल्के, माता के नाम सोफिया। और इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 में और इनका निधन हुआ था 19 दिसंबर 1926 में। और ये किस पाठ के लेखक है? तो मेरे बिना तुम प्रभु, जिसका हिंदी में अनुवाद किया था धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। और यह इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनके अलावा भी ये सब के बारे में हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि रसखान की कौन सी रचना है। तो सुजान रसखान और एक है सुजान रसखान और दूसरा प्रेम फुलवाड़ी, या इसको बोल सकते हैं प्रेम वाटिका। गुरु नानक के तो जप्पू जी, आशा दीवार, सोहिला। घरानंद के बीरह लीला, सुजान सागर और रसकेली बल्ली। तो आप लोग को ये सब भी याद रखना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें पूछा गया कि सुमित्रा नंदन पंत, इसमें घनानंद, रसखान, गुरु नानक के भी बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें एक्स्ट्रा भी ऑप्शन वाला पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो कवि प्रेमघन ने स्वदेशी लिखे हैं, जिसमें पहला ही पंक्ति दिया गया है, सब विदेशी वस्तु नरगति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। अर्थात भारतीयता है जो भारत में अब नहीं दिखता है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीयता। भारत में भारतीयता अब नहीं दिखता है, क्योंकि लोग विदेशी रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, चाल चलन, बोली, ये सब को अपनाकर वह खुद को विदेशी बन गया। इसीलिए कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखती है। अगला क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो जन्म और जीवन राम नाम के बिना इस व्यर्थ है। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है। इसलिए भगवान का नाम श्रद्धापूर्वक लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किनकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका होगा सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, समय उधर ही जाती है जिधर जनता चाहती है। ये है जनतंत्र के जन्म से लिया गया। लिखा हुआ वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया? तो यह जनतंत्र के जन्म से लिया गया, जिसका लेखक है रामाधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं
हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, ये सब भी है। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1927 में, 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी। इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, कबीर सम्मान। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान। ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर है मक्खी का। और हमारी नींद है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो वीरेन डंगवाल के द्वारा। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंथ का अंतिम काव्य है। सुमित्रा नंदन पंथ का अंतिम काव्य है। तो यहाँ तो ऑप्शन जो दिया गया पल्लव, वीणा, उच्छ्वास, लोकायतन, ये सभी है जो सुमित्रा नंदन पंथ का ही है, लेकिन इनका जो अंतिम काव्य है वह है लोकायतन। लोकायतन है जो सुमित्रा नंदन पंथ का अंतिम काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह कविता उद्धृत है, तो यह है जो हिरोशिमा से लिया गया है। यह कविता हिरोशिमा से लिया गया है। जिनके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सदा नीरा, कितनी नावों में कितनी बार, और तार सप्तक, उसमें चतुर सप्तक, बहुत सारे सप्तक करके जुड़ा हुआ। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। हमारी नींद है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान अनामिका, भारत माता जो लिखा गया सुमित्रा नंदन पंथ के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या बोलते हैं? तो पुरुष अगर है तो कवि, अगर यही जो स्त्री कविता रचती है तो ये होती कवित्री। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना, बराबर मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है या र ल ओबा। या र ल ओबा है क्या है? तो या र ल ओबा है जो अंतस्थ वर्ण है। या र ल ओबा अंतस्थ वर्ण है। तालस सा, मूर्धन सा, दंत सा है जो उष्ण वर्ण है। का वर्ग से लेकर माँ तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 25 वर्ण है जो सारे स्पर्श वर्ण है। उष्ण वर्ण की संख्या 4 है। तालसा, मूर्धनसा, दंसा और हा, और अंतस्थ वर्ण है जो 4 है। य र ल ओबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो यह संधि है यशोधरा जिसका संधि विच्छेद होता है यह स जोड़ धरा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यह स जोड़ धरा। नेक्स्ट है हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो हरि है जो किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरि शब्द है जो किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। तो रात के पहरा देने वाला कोई पहरेदार होगा, कोई व्यक्ति होगा। तो किस पदबंध का? तो कोई व्यक्ति पहरेदार है जो संज्ञा है, तो यह होगा संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर होगा 10। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो सब धन है जो
परिणाम बोधक है, परिणाम बोधक, परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमल, गोमल शब्द है, तो गोमल शब्द है, इसका सही आंसर होगा तत्सम, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा गया, उप, उपसर्ग में, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उप। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, खुला शब्दांश और एक बंद शब्दांश। तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। सर्प शब्द में प्रत्यय, तो श्रीप जोड़ आ, श्रीप जोड़ आ से बना है सर्प, श्रीप जोड़ आ से बना है सर्प। तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो जो अंत में जुड़ता है उससे प्रत्यय कहते हैं, तो इसमें आ प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा आ। नेक्स्ट है अपमान शब्द का विशेषण क्या है, अपमान शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अपमानित। अपमान शब्द का विशेषण क्या है, तो अपमानित। सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति था सभा के पति, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो पानी है जो ये संज्ञा है अर्थात ये संज्ञा पदबंध होगा, नाली में बहता हुआ पानी संज्ञा पदबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो जो छात्र परिश्रम करेंगे पहला वाक्य है, और दूसरा है उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये दोनों वाक्य मिल करके बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश शब्द का पर्यायवाची, तो आकाश का होता है नभ, आसमान, तो यहाँ नभ ऑप्शन में दिया गया तो नभ होगा। नेक्स्ट है अंधकार शब्द का विलोम है, तो अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का उपासक, शिवोपासक, यानी कि शिव के उपासक शैव बनता है, शिव के उपासक को शैव बोलते हैं, बुद्ध के उपासक को बौद्ध बोलते हैं, जो जिन यानी महावीर के उपासक को जैन बोलते हैं, विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, तो सही आंसर होगा शैव, ऑप्शन नंबर बी। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घी के दिए जलाना यानी कि खूब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, यदि खूब खुश होना, प्रसन्न होना, यानी अप्रत्याशित माने बहुत अधिक फायदा होता है, तो लोग घी के दिए जलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना कौन सा लिंग है, तो हम वाक्य बना करके ही देख सकते हैं कौन सा लिंग है। जैसे सोना महंगा है, सोना महंगा है, यानी कि ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा, घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा, तो ये पूरे जाति भर का बोध होता है, यानी हर एक प्रकार की घड़ी, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, जेठ, जेठ का जेठानी, जेठ का जेठानी होगा, देवर का देवरानी, जो कि गांव में आप लोग जानते हैं जेठानी और देवरानी के झगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बखूबी शब्द में कौन सा समास है, बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा बखूबी समास, यानी इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा, बखूबी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है रमेश आ रहा होगा, यानी कि ये संदिग्ध है, और आ रहा होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल का भेद है, संदिग्ध वर्तमान काल, रमेश आ रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगम्मा को किससे विवाद था, तो मंगम्मा को अपने बहू नजम्मा से विवाद था, और मंगम्मा है जो किस कहानी की पात्र है, तो दही वाली मंगम्मा कहानी है जिसकी पात्र है मंगम्मा।
इसको हमेशा अपने बहुत से विवाद रहता था अधिकार को लेकर के। और इस कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगाम्बा के तो श्रीनिवास, और इनका जन्म 1891 में हुआ, कोलार कर्नाटक, और ये कन्नड़ भाषा के कवि हैं, और जिनका पूरा नाम मास्तिक बेंटेक्स अयंगार, इनके गांव का नाम है वेंकटपुर। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती? तो बाढ़ की चिंता के कारण लक्ष्मी को नींद नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी को लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगा, और इस समय बाढ़ आएगा तो इसे कोई मदद करने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसका जो पति है लक्ष्मण, जो कोलकाता में नौकरी करता है, और इस बाढ़ अगर आता है तो इसे अकेले झेल नहीं पाएगी, इसीलिए वह चिंता में रहती है। और लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? तो ढहते विश्वास, जो सातकोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1829। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो शहर में। शहर में। ये कौन सी कहानी का है? तो ये माँ कहानी के जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू कितने वर्ष की है? मंगू कितने वर्ष की है? तो इसका सही आंसर होगा मंगू 12 वर्ष की है। मंगू 12 वर्ष की है, और मंगू की बहन का नाम है कम्बू। और मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी के जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर है। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ, और माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ? तो काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। और मदुरै है जो किस कहानी से? तो नगर से है, जिसका लेखक है सुजाता, जिसका पूरा नाम एस रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? बल्ली अमाल की लड़की का नाम था पापाती। बल्ली अमाल की लड़की का नाम पापती, जिसे मेनिंजाइटिस हो गया था। इसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बिना इलाज के ही लौटना पड़ा था। नेक्स्ट है, बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? जब यह शहर से लौट रही थी बिना इलाज किए हुए, तो वह पीले रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार होकर के आई थी। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो सीता अपने काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, क्योंकि इससे जो बहुएं थी, बेटे थे, पूछते नहीं थे खाने पीने की क्या फिक्र, किसी को फिक्र नहीं रहता था, कोई नहीं आकर पूछता था तबीयत कैसी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। जो कि माँ के 3 बेटे थे, नारायण, बिज्जू, कैलाश। नारायण की पत्नी के नाम था भवरी, बिज्जू के पत्नी के नाम पुष्पा, और कैलाश के पत्नी के नाम राधा। और ये किस कहानी की पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है सांबर दैया। और सांबर दैया इसका हिंदी में अनुवाद खुद ने की है। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो नारायण की पत्नी का नाम भवरी। पुष्पा, तो पुष्पा किसकी पत्नी है? तो बिज्जू, और राधा जो कैलाश की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा मिरांडा, और ये नगर कहानी में है, जिसका लेखक है सुजाता। तो हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार हुआ था? तो पुत्र के हुआ था, जब पुत्र ने अपनी बहन मंगू को अस्पताल में भर्ती करा करके लौटा, और रात के जब सोया तो अपने
माँ के बारे में सोचा कि माँ को हमें इतना दुख हो रहा तो माँ को कितना दुख होता होगा, क्योंकि माँ का दिल का टुकड़ा ही होता है बच्चे, वो अपने खून से रक्त से सिंचाई करके उसे बड़ा करती है। तो अगर हमें इतना दुख हो रहा है तो माँ को कितना दुख होता होगा। तो वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही है, उसकी साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ, तो पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल में 2 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए, तो 2 कमरे में लगभग 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। 200 के करीब खचाखच भर गए, यानी इसका सही आंसर होगा 200 के करीब, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकौड़ी होता, जो उड़िया भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद किया था राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और सातकौड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ, 29 अक्टूबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती बेंटेक्स अयंगार है। मास्ती बेंटेक्स अयंगार, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती बेंटेक्स अयंगार है। और किस साहित्यकार से, तो एक कन्नड़, इसका सही आंसर होगा कन्नड़। और इनका जन्म 1891 में, इनके गांव के नाम वेंकटपुर। अच्युत किसका बेटा था, तो सही आंसर होगा लक्ष्मी का। और लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है, तो लक्ष्मी है जो ढहते विश्वास कहानी का पात्र है। गुणनिधि कौन है, तो गुणनिधि गांव का पढ़ाकू लड़का है जो कटक से आया था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।